भारतीय मानसून के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारतीय मानसून क्या है? इसके पहले हमने भारतीय जलवायु के बारे में देखा था। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने अध्ययन किया कि भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अक्षांश स्थिति वाले, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, धरातल की बनावट, फेरल का नियम, वायु दाब की पेटियाँ, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। उसी के अंतर्गत आता है हमारे मानसून। मानसून के बारे में हम देखते हैं तो सर्वप्रथम मानसून के बारे में हम जान लेते हैं कि मानसून है क्या चीज़। मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था अल मसूदी के द्वारा। अल मसूदी कहाँ के रहने वाले थे? अरब के रहने वाले थे। यह शब्द जो मानसून शब्द है वो निकला है मौसम शब्द से। कौन से शब्द से निकला? ये मौसम शब्द से निकला है। कौन सा शब्द? मानसून। मौसम का अर्थ होता है पवनों की धाराएं जो एक दिशा से दूसरी दिशा पर प्रवाहित होती हैं। मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अल मसूदी अरब के रहने वाले थे। कौन से शब्द से निकला? अरब के मौसम शब्द से निकला है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि मानसून क्या है। कि मानसून के बारे में हम एक छोटे से उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे अच्छा टॉपिक है तो हम देख लेते हैं कि इसमें हवाएं किस प्रकार से चलती है। ये पवनों की दिशाएं हैं, लेकिन यह फेरल के नियम के अनुसार बदलती हुई चली जाती है। मैंने आपको इसके पहले फेरल का नियम बताया था। फेरल का नियम क्या होता है कि भारत का जो ग्लोब है या हम पूरे विश्व के ग्लोब की अगर बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। फेरल के नियम के अनुसार जैसे ही हवाएं उत्तरी गोलार्ध में चली जाती हैं तो वो किस दिशा में चली जाती? दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें हवाएं चलती हैं तो वो किस दिशा में चली जाती हैं? बाईं ओर चली जाती है। तो इसी आधार पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती है। जैसे 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो हमारे भारत का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पर वायु दाब क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है। जबकि हम बात करते हैं कर्क रेखा से नीचे तो भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के नीचे भी कौन सी रेखा है? मकर रेखा। तो इस तरफ से हवाएं क्या होती हैं कि किस तरफ उड़ती हैं? वो भूमध्य रेखा की तरफ। भूमध्य रेखा पर कौन सा वायुदाब पाया जाता है? उच्च वायुदाब पाया जाता है। उच्च वायुदाब को पार करते हुए हवाएं किस तरफ बढ़ती है? वो कर्क रेखा की ओर बढ़ती है। तो फेरल के नियम के अनुसार क्या होता है? जैसे ही हवाएं भूमध्य रेखा से ऊपर आती हैं तो वो किस तरफ? दाईं ओर चलने लगती है। तो ये मानसून कहलाता है हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में से जाना जाता है। अब देखो, मानसून की बात करते हैं तो मानसून क्या है? मानसून किस प्रकार से आता है? मानसून किस दिशा में जाता है? तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको नॉर्मली तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मानसून को मान लेते हैं एक दूल्हा। अब दूल्हा है तो दूल्हा के साथ बाराती भी होते हैं, बजाने वाले भी होते हैं, ढोल नगाड़े बजाने वाले होते हैं, आतिशबाज होते हैं। आपको पता है जब मानसून आता है तो ज़ोर ज़ोर से बिजलियाँ चमकती है, गड़गड़ाहट होती है, बहुत तेज़ आवाज़ों से क्या आता है? हमारे मानसून आता है। अब मानसून कहाँ से प्रवेश करता है? हमारे भारत के दक्षिण में। दक्षिण में एक स्थान है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से प्रारंभ होता है, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं तो इसे मालाबार तट, मालाबार तट कहाँ पर है? केरल। यहाँ से क्या होता है कि ये मानसून भारत में प्रवेश करता है। अब ये प्रवेश करता है तो यहाँ से क्या होता है कि ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो चला जाता है अरब सागर की तरफ और एक चला जाता है बंगाल की खाड़ी की तरफ। बंगाल की खाड़ी की तरफ दो प्रकार से। अब नीचे क्या है? हमारे हिंद महासागर। हिंद महासागर के दो बेटे हैं, एक तो है अरब सागर और एक है बंगाल की खाड़ी। हिंद महासागर के जो भारत के दक्षिणी भाग के तटीय भागों को क्या करते हैं? एक सुरक्षात्मक दृष्टि से बोलें या हमारे तटीय क्षेत्रों को देखें तो समुद्री किनारों को रोकने का कार्य करते हैं, दूसरे देशों से आक्रमण को रोकने का कार्य करते हैं। तो हिंद महासागर के दो बेटे भारत के सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हम इसमें सर्वप्रथम बात कर लेते हैं तो अरब सागर से आने वाले मानसून की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम अरब सागर से आने
वाले मानसून की बात करते हैं। अब अरब सागर से आने वाले मानसून की बात करते हैं तो आपने यहाँ पर छोटी छोटी चोटियाँ देखी होगी इस प्रकार से। ये चोटियाँ हैं, हम बात करें तो इन्हें सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। कौन सी पहाड़ियाँ कहा जाता है? इन्हें सह्याद्री की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अब ये मोहरदार पर्वत न होकर भ्रंश कगार की है। भ्रंश कगार क्या होते हैं? जो टुकड़ों में होते हैं, जिनके मध्य क्या होता है? गैप होता है। अब सर्वप्रथम बात करते हैं कि मानसून कहाँ से प्रवेश करता है? हमारे केरला से प्रारंभ करता है। केरला में सर्वप्रथम ही अगर हम बात कर लेते हैं तो सर्वप्रथम सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? अन्नामलाई गुडी की चोटी आती है। कौन सी आती है? अन्नामलाई की चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद छोड़ा बेटा आती है, केंद्रमुख आती है, महाबलेश्वर की आती है। तो इस प्रकार से पहाड़ियाँ आती है। अब क्या होता है कि मानसून यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर क्या है? हमारे विंध्याचल पर्वतमाला, यहाँ पर क्या है? अरावली पर्वतमाला, और यहाँ पर पर्वतों का राजा, ये भी यहाँ पर दो भागों में विभाजित हो जाता है, हिमालय है। और यहाँ पर क्या है? सुलेमान, यहाँ पर किरकर। ये सब चीज़ें क्या हैं? भारतीय मानसून को आने से रोकने का कार्य करती है। अब एक छोटी सी चीज़ है, जैसे कहा जाता है कि भारत की जो पेटी थी वो यहाँ पर नहीं थी, पहले दूसरे स्थान पर थी, वहाँ से खिसकते हुए इधर आई। अब क्या होता है? कोई भी स्थान होता है, जैसे कि एक जानवर है, उसके सींग हैं, अगर वो इधर से खिसक के आएगा, किसके टक्कर मारेगा? वो हिमालय की। तो हिमालय की टक्कर मारने से आगे का भाग तो धंस जाता है और पीछे का भाग क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तो इसकी जो नीचे की जितनी भी चोटियाँ मिलेगी आपको, पर्वत चोटियाँ, वो क्या मिलेगी आपको? ऊंची उठी हुई चोटियाँ मिलेगी। जैसे अन्नामलाई की बोली मैंने आपको, छोड़ा बेटा बोली, महाबलेश्वर, धीरे धीरे इनमें ऊंचाइयाँ कम होती हुई चली जाती है। ये आगे भी बढ़ती रहती हैं और इस प्रकार से इन क्षेत्रों से होकर ये इस तरफ भी आने की कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं इनकी, और इसके अलावा एक जो शाखाएं वो इस तरफ चली जाती है। अब इस तरफ चली आती हैं तो वो शाखाएं क्या करती है? बहुत अधिक वर्षा करती है। ये क्या है कि उसके आगे खड़ी हुई है। बहुत सी पहाड़ियाँ क्या हैं? समानांतर है। जैसे कि अरावली की बात करूं तो अरावली की पहाड़ियाँ अरब सागर के मानसून के क्या है? समानांतर। तो इस वर्षा को नहीं रोकती, आगे निकाल देती है। लेकिन इधर गारो, काशी, जयंतिया, नागा की पहाड़ियाँ, पटकोई की पहाड़ियाँ हैं, वो क्या हैं? अरावली अरब सागर से आने वाले मानसून की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा एक शाखा जो इधर जाती है वो बंगाल की खाड़ी होकर जाती है, वो इन वर्षा को रोक लेती है। कहने का मतलब यूँ है कि बड़े जोर जबरदस्त तरीके से ढोल नगाड़े बजाते हुए कौन जा रहा है? अभिमन्यु जा रहा है, जिसका स्वागत कौन सी पहाड़ियाँ कर रही हैं? गारो, काशी, जयंतिया की पहाड़ियाँ करती, बहुत अधिक वर्षा कर देती है। जिसमें एक स्थान है जिसका नाम है मोसिनराम, मेघालय के अंतर्गत स्थित है, जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है 1142 सेंटीमीटर के लगभग, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्या माना जाता है? स्थान माना जाता है। अब सर्वप्रथम इधर से जो अरब सागर की मानसून से उठी, कहाँ पर आई? मालाबार तट, केरल से। माना जाता है इसका समय 1 जून से 5 जून के मध्य के अंतर्गत। सर्वप्रथम ये अन्नामलाई की पहाड़ी से टकराएगी। यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं, इलायची की पहाड़ियाँ भी हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी हैं, उनसे भी टकराती है। लेकिन सर्वप्रथम जो मानसून होता है वो किससे बात करेगा? सबसे ऊंची पहाड़ी से। वो कौन सी? अन्नामलाई। अब सबसे ऊंचा होगा तो सर्वाधिक वर्षा करेगा, क्योंकि क्या होता है कि जितनी ऊंची होती है तो उतनी तेज मानसूनी हवाएं आती है, तो मानसूनी हवाओं को रोक लेती है और वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा करती है। लगभग 300 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं छोटी चोटियाँ हैं, लेकिन छोटी चोटियाँ क्या होती हैं? पूरे मानसून को नहीं रोक पाती और मानसून उसके ऊपर थोड़ी बहुत वर्षा करके आगे चला जाता है। कहीं पर मैदानी क्षेत्र होता है तो वहाँ पर मानसून नहीं रुकता और आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो इसमें सर्वप्रथम अन्नामलाई की पर, तो यहाँ पर 300 सेंटीमीटर वर्षा मिलेगी। आगे बात करते हैं 270 मिलेगी। आगे बात करते हैं 250 सेंटीमीटर मिलेगी। आगे बात करते हैं 200 सेंटीमीटर। और इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो 150 सेंटीमीटर तक की भी यहाँ पर वर्षा की मात्रा रह जाती है। कौन सी की रह जाती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा की मात्रा रह जाती है। एक तो चला गया फर्स्ट डिवीजन पास होने वाला, अब आता है सेकंड डिवीजन पास होने वाला। सेकंड डिवीजन वाला सोचता है फर्स्ट होके क्या करना है, बाद में भी चलते हैं। अब ये एक जो शाखा है जो फर्स्ट डिवीजन वाली, वो तो क्या है? आगे बढ़ जाती है। अब जो सेकंड नंबर की आती है वो इन भ्रंश कगारों से इस तरफ जाने की कोशिश करती है। तो कुछ वर्षा वो
सह्याद्री के पश्चिम में भी तो कौन से जो पश्चिम में है उसने किया, और सेकंड में किसने किया, सह्याद्री के पूर्व में जो कुछ वर्षा करती है। आपने देखा होगा कि इसकी जो पश्चिम जो शाखा होती है इसके पश्चिम में तो सर्वाधिक वर्षा होती है, पूर्व में बहुत कम वर्षा होती है। आपने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को, इसके अलावा तेलंगाना क्षेत्र को देखा होगा, यहाँ पर प्रतिवर्ष या हर बार देखते हैं तो यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर सूखा अकाल हमेशा पड़ता हुआ रहता है। उसके बाद ये शाखा सतपुड़ा पर्वत से होते हुए इधर जाने की कोशिश करती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते हुए आगे चली जाती है। उसके बाद एक शाखा विंध्याचल और अरावली के मध्य होके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। एक गुजरात से होते हुए ये शाखा आगे बढ़ती है और अरावली के समानांतर होते हुए ये कहाँ चली जाती हैं, आगे चली जाती है। इसकी एक शाखा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा भी यहीं से आगे बढ़ती है। सर्वप्रथम ये अराकाम योमा पर्वतमाला से टकराती है। किससे टकराती है, अराकाम योमा पर्वतमाला से टकराती है। ये यहाँ पर कौन सा है, हिमालय पर्वत। ये इधर से आने वाले मानसून की जो पवनें होती हैं ये भी दो भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है, दो भागों में। इसकी एक शाखा तो क्या है, आगे बढ़ते हुए अराकाम योमा पर्वत से टकराती हैं, जहाँ पर नागा पर्वत हैं, पटकोई हैं, जगारो, काशी, जैंतिया की पहाड़ हैं। ये क्या है, जो मानसून आ रहा है उसके क्या है, आगे खड़ी हुई है। तो आगे खड़ी होगी तो क्या होगा, जैसे मानसून टकराएगा तो क्या करेगा, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा करेगा। उसके बाद ये शाखा क्या करती है कि इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई चली जाती है। यहाँ तक ये क्या करती है, 200 सेंटीमीटर वर्षा करती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर आगे बढ़ते हुए चली जाती है। और यहाँ पर अपनी जो सहेली थी जो पहले भटक चुकी थी उस शैली से क्या है, मिलन करती है। और इसका मिलन कहाँ पर होता है, माना जाता है इसका मिलन स्थल है धर्मशाला। और धर्मशाला कहाँ पर है, हमारे उत्तराखंड में। यहाँ पर इनका मिलन स्थल होता है जहाँ पर ये क्या करती है, वर्षा करती है। इसकी एक शाखा क्या करती है, पश्चिम बंगाल से चली जाती है। पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ती है तो पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान के दक्षिण पूर्व में सर्वाधिक वर्षा करती है। अगर हम इसी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में 3 प्रकार की शाखाएं आती हैं। कितने प्रकार की आती, 3 प्रकार की। अरब सागर से आने वाला मानसून, बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून और अरब सागर का गौण मानसून। अरब सागर से आने वाला जो मानसून होता है वो राजस्थान के पश्चिम से प्रवेश करता है, तो वो पश्चिम से क्या है कि अरावली के समानांतर है, तो अरावली के समानांतर वो आगे बढ़ जाता है और वो वर्षा नहीं कर पाता। इसका एक मेन रीजन कारण क्या है कि वो भाग क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र भी है, इसलिए वहाँ पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। सर्वाधिक गर्मी की वजह से वहाँ पर मानसून में जो वायुदाब की पेटियाँ होती है वो निम्न होती है और उसको अवशोषण करके उसको आगे बढ़ा देती है। और क्या होता है कि इसकी कुछ शाखा जो सर्वप्रथम जो टकराती हैं वो टकराती है हमारे माउंट आबू वाले क्षेत्र में, बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में तो क्या करती है, वो सर्वाधिक वर्षा करती है, लेकिन कुछ जो उधर होती है उधर की उधर डायरेक्ट निकल जाती है। और एक शाखा होती है जो बंगाल की खाड़ी वाली होती है, वो पश्चिम बंगाल से प्रारंभ होकर बिहार, यूपी, एमपी होते हमारे दक्षिण पूर्व में, जहाँ झालावाड़ क्षेत्र है, झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा करती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जिला कौन सा माना जाता है, झालावाड़, और स्थान कौन सा माना जाता है, माउंट आबू सिरोही। बात करें तो हम अरब सागर से आने वाला मानसून और बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। दोनों मानसूनों से वर्षा कहाँ पर होती है, हमारे बांसवाड़ा में होती है। इसके अलावा इसमें अरब सागर की जो गौण होती हैं, जो गौण वर्षा होती है वो भी किस तरफ करती हैं, बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा करती है। इस प्रकार से हमारे मानसून की जो पवनें हैं, हवाएं हैं, वो किस प्रकार से हमारे भारत के अंतर्गत वर्षा करती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भी महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं, आदि पहाड़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से आगे हवाएं बढ़ती हैं और क्या करती हैं, यहाँ पर वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के द्वारा वर्षा की जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं कि ये मानसून किस प्रकार से आता है तो हम इसके अंतर्गत और भी बात कर लेते हैं। तो और बात करते हैं तो क्या होता है कि मानसून जुलाई अगस्त सितंबर तक रहता है, वापस रिटर्निंग भी करता है, तो हम उसे बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून कभी राजस्थान में वर्षा नहीं करता है। ज़्यादातर ये वर्षा कहाँ करता है, हमारे दक्षिणी साइड के अंदर। और दक्षिणी साइड के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो केरल, तमिलनाडु क्षेत्र में लौटता हुआ मानसून सर्वाधिक वर्षा करता है। कौन से क्षेत्र के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत। दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा मानी जाती है और यह वापस रिटर्निंग करके इस प्रकार से वापस चला आता है। ये हमारे मानसून था। मानसून के बारे में मैंने आपको बताया, आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।